नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल केमिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। बिना स्किप किए ही आज इस 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, बहुत ही कारगर साबित होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सके उसी में आपकी एक्यूरेसी है। बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्लीज चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं साथियों, चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके लिए शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल यह है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक आप जानते हो, कीटोन को क्या हम लोग बोलते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हो गया अपना कीटोन। तो ये सी ओ जो है यही हमारा कीटोन का क्रियाशील मूलक है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन से क्रिस्टल है, कौन है जो क्रिस्टल है। तो भाई हीरा, साधारण नमक, ग्रेफाइट, इनमें से सभी, ये चारों ही क्रिस्टल है। ये भी क्रिस्टल, ये भी क्रिस्टल, सबके सब क्रिस्टल है। तो फाइनली हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। दिख रहा है ना अच्छे से, अच्छे से दिख रहा है ना भाई। यस, ठीक है। चलिए, अगला 3 नंबर सवाल है। अब और ज्यादा दिख रहा होगा। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? अगर हम किसी विलयन की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन होता है, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है कंपैरेटिवली दूसरे के। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज्यादा होता है विलयन का वाष्प दाब, ये गलत है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला 4 नंबर सवाल है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तापमान से मोललता स्वतंत्र होता है। मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2nO। अगर आप एग्जांपल देकर के बनाए तो और भी बेहतर होगा, CnH2nO। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ताप में वृद्धि होने से अधिशोषण की मात्रा, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, घटने लगती है, घट जाती है। क्या हो जाएगा, घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ी अड़ुआ करके सुटेगा, वो तो भाग जाएगा ना, तो अधिशोषण तो कम हो गया ना। अगला 7वां नंबर सवाल क्या हो जाएगा, एचसीपी संरचना में पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है। एचसीपी में पैकिंग की प्रगुणता हो जाती है आपकी 74% जगह भर जाता है, बाकी के जो खाली जगह होता है रिक्ति, वो इसका 26% खाली जगह हो जाता है। 26% खाली और भरा हुआ पैकिंग जो हो गया वो 74%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 8 नंबर सवाल, क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल विषम दैसिक यानी कि असमदैसिक होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर सवाल है कि अभिक्रिया O2F2 टू O2 प्लस F2, इसकी अणुकता क्या होगी। एक ही अणु है ना, तो एक हो जाएगा। अणुकता इसका कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 10 नंबर सवाल है कि कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है उसको क्या बोलते हैं। कौन ऐसा कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ताप हो गया, दाब हो गया, सांद्रण हो गया, इनमें से सभी। ये भी ताप अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, ये भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, ये भी करता है। तो इनमें से सभी, यानी फाइनली ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी के वर्ग 16 में आता है। किस में आता है, वर्ग 16 में। रिवीजन कर लो सभी, कोई प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही कमाल का है ये। एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है उसको क्या बोलते हैं। जो एंजाइम दूध को दही में बदलता है वो लैक्टोबैसिली होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिली। यहां पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है 13 नंबर, आप देख पा रहे होंगे कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, गैंग। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। ऑप्शन ए।
उसके बाद है 14 नंबर सवाल कि अयस्कों से गैंग को बाहर निकालने के लिए जो पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं। अयस्क में से अगर आप अशुद्धि को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक उसमें पदार्थ मिलाते हैं जिसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो यहां पर हम यहां पे बोलेंगे कि वो फ्लक्स होता है, ऑप्शन ए। 50 नंबर सवाल है कि विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल 1 होता है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इनमें तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं कहेंगे, लेकिन आंसर क्या होता है? 1। ओके, चलो अगला 16 नंबर सवाल हो जाएगा कि समुद्र जल के परासरणी दाब का लगभग कितना होता है? परासरणी दाब, समुद्री जल का लगभग परासरणी दाब 30 एटीएम, 30 एटीएम होता है भाई, ऑप्शन ए याद रखना। उसके बाद हो जाता है आपका कि लोहे का अयस्क, कैल्शियम कार्बोनेट, कैलेमाइन तो है नहीं, कैलेमाइन तो इधर है। जेडएनएस, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, जेडएनएस नहीं होता है, ZnCO3 नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 18 नंबर सवाल देखते हैं ना बच्चों। 18 नंबर सवाल है C2H5OH और CH3OCH3। इस सवाल को समझते हैं किस प्रकार का होगा। देखो C2H5OH है और एक क्या है? CH3 C2 है, इसमें भी 2 है, H5 एक 6, इसमें भी 3 3 6, एक O एक। अणु सूत्र तो समान है परंतु दोनों में क्रियाशील मूलक अलग अलग है, इस वजह से इसको क्रियाशील समावयवी कहना चाहिए, इसको क्रियाशील समावयवी कहना चाहिए हम सबको, लेकिन यहाँ पे क्रियाशील समावयवी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। क्योंकि देखो जब अणुसूत्र समान हो और क्रियाशील मूलक डिफरेंट डिफरेंट हो, इसमें अल्कोहल है, इसमें ईथर है, तो कैसे कहेंगे कि ये क्रियाशील नहीं है? क्रियाशील ही होगा, पर ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इनमें से डी लगाएंगे। अगला 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ाता है उसको वर्धक कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं, वर्धक। ऑप्शन बी लगाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला है 20 नंबर सवाल कि जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। तो ऑप्शन ए यहां पे देख पा रहे हैं ना, ए हो जाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। अगला 21 नंबर सवाल कि एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या होगा। देखिए एमिनो अम्ल में 2 क्रियाशील मूलक होते हैं, एमिनो समूह भी होगा, NH2 भी पाया जाएगा और COOH भी होगा, क्योंकि अमीनो एसिड, एसिड के कारण ये COOH भी रहेगा और अमीनो में NH2 भी रहेगा, तो ये ए और बी दोनों, यानी कि हम कहेंगे ऑप्शन ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ओके, 22 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा विलयन कोलोइड नहीं है? देखिए यहाँ पे तेल तथा पानी कोलोइड होगा, दूध तथा पानी ये भी, लेकिन ये सादा पानी का जो ऑप्शन दिख रहा है भैया, ये कहां से कोलोइड हो सकता है? कोई चांसेस नहीं है, कोलोइड नहीं होगा, ये ऑप्शन डी सही है। 23 नंबर सवाल, आपके समय का सदुपयोग कराते हुए हम आपके साथ हैं, आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा, एकदम केवल कंटेंट पे बात कर रहे हैं हम लोग। द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है? क्योंकि उसमें आवेश होता है, उस पर चार्ज होता है और चार्ज ही उसको स्टेबल करता है, तो यहां पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। 24 नंबर है कि जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो क्या होता है? जब किसी प्रकाश पुंज को हम किसी भी कोलाइडी विलयन से पास कराते हैं तो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं, जो परिक्षिप्त होते हैं, उसके वजह से टिंडल प्रभाव होता है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर। फैराडे की इकाई क्या होती है? कूलाम प्रति मोल। याद रखना ऑप्शन सी, कूलाम प्रति मोल हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल है विद्युत, अरे भैया हाँ, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, चालकता की इकाई क्या होती है? चालकता की इकाई आपको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत है किसी को? बताएंगे फटाफट से, किसी को कोई परेशानी है बच्चों? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर 28 नंबर सवाल में चलते हैं।
मोलर चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, मोलर चालकता में मोल इनवर्स, यहाँ पे देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद रखना। अगर तुल्यांकी पूछ देता तो यहाँ पर इक्विवेलेंट इनवर्स होता, बाकी सब सेम रहता, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन डी क्लियर है। अगला सवाल 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है, NO2 रंगीन होता है, कौन रंगीन होता है, NO2। ओके, फटाफट चलते हैं 30 नंबर सवाल की तरफ और देखते हैं। ये कहता है कि विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है, विलयन की चालकता नंबर ऑफ आयंस के समानुपाती होती है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो विलयन की चालकता भी बच्चों बढ़ती है। तो फाइनली यहां पे हम कहेंगे कि वो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, ऑप्शन बी। ओके, 31 नंबर सवाल क्या हो जाएगा कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, एम बराबर जेड सी टी, जेड की जगह पे ई भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, एम बराबर ई सी टी आप यहां पर देख रहे हो ना बच्चों, ऑप्शन बी एकदम मत भूलना। ये सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कारगर साबित होगा ही होगा, और आप फोड़ के आओगे, तहलका मचाओ के आओगे एग्जाम में अच्छा मार्क्स करने के लिए। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर सवाल है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं, डिपेंड करते हैं कि वो कौन सा उत्प्रेरक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा और निगेटिव होगा तो घटाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 32 का सी। 33 नंबर सवाल है अपने पास कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है, 0.693 बट्टा में के। हाफ लाइफ एक वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई अभिक्रिया 50% कंप्लीट होती है। तो यहां पे अपना ऑप्शन ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ओके, तो ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल 34 नंबर क्या है, 34 नंबर कि तेल को वसा में बदलने हेतु, इस बात का ख्याल रखेंगे बच्चों, तेल को वसा में बदलने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक, देखो तेल को वसा में बदलने के लिए हाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजनीकरण करते हैं, और उसके लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम। तो यहां पर निकेल है, ऑप्शन में निकेल लगा देंगे, ऑप्शन सी। 35 नंबर सवाल अपने पास कि यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम यूरिएस होता है, क्या होता है बच्चों, यूरिएस, ऑप्शन डी 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर वैद्युत अपघटन विधि द्वारा क्या शुद्ध किया जाता है, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा हम कॉपर को शुद्ध कर लेंगे, किसको शुद्ध कर लेते हैं, कॉपर को। चल अगला सवाल हो गया कि Na2O2, NO2O2 देखो पर ऑक्साइड होता है, Na2 जैसे H2O2 होता है वैसे Na2O2, तो ये पर ऑक्साइड की श्रेणी में जाएगा, पर ऑक्साइड में, ऑप्शन सी। अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश का रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि जो होती है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसका हमेशा ध्यान रखना, जो भी हो फोटोकेमिकल रिएक्शन कोई भी हो उसके लिए अणुकता का मान 0 होता है, शून्य, कोटि, सॉरी अणुकता नहीं भैया, सॉरी बच्चों, कोटि का मान, ऑर्डर का मान, कोटि का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। अगला 39 नंबर सवाल क्या है, अणुकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी का अधिकतम वैल्यू 3 तक जा सकता है, संभावनाएं टक्कर की अधिकतम 3 तक हो सकती है, कितनी हो सकती है, 3 का, ऑप्शन बी। 40 नंबर सवाल में हम चल गए, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट के आसपास ये होता है, 1.5 वोल्ट, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी का हो या लेड संचायक बैटरी का हो, बात बराबर है, ये सेकेंडरी सेल होता है। द्वितीयक सेल उसको कहा जाता है जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा हम चार्ज करके फिर से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो रिचार्जेबल होता है। ओके, तो चलते हैं अगला 42 नंबर सवाल पे। ऑक्सीजन और ओजोन क्या होते हैं, देखो ऑक्सीजन और ओजोन दोनों आपस में क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप, एक O2 हो गया और ये O3 हो गया, ठीक है ना, अपर रूप कहेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, KMnO4 में ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है किसका, Mn का। K का 1 होता है, प्लस जिसका निकालना है उसका x मान लो, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, इनटू में 4 कर देंगे, टोटल चार्ज इस पे कुछ नहीं है तो 0 हो गया उधर, तो 1 + x - 8 बराबर में 0, क्या हो जाएगा, ओके। अब देखो यानी कि x - 7 बराबर 0,
तो x बराबर में +7 +7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके बच्चों, 44 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए लगातार आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? FON याद रखिएगा, हाइड्रोजन के साथ F हो जाए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन आ जाए, ये FON वाला कॉन्सेप्ट फोन याद रखो। फोन ये H के साथ अगर रहते हैं ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बस। इसके अलावा में आप देख लो ऑप्शन में क्या है, HCl नहीं बनाएगा। NH3 तो बनाता है, H2O तो बनाता है, HF तो बनाता है, पर HCl नहीं बनाता है। सो फाइनली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन क्यों कर देता है? क्योंकि वो एक ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक है, इसी वजह से रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है। तो 45 का डी हो गया। 46 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? शरीर के द्वारा विटामिन नहीं बनाया जाता है, बाकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बच्चों। ओके, 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि स्कर्वी किसकी कमी से होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी जो कि मसूड़ों की बीमारी होती है वो होने लगेगा। 47 का सी। 48 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित दर्द निवारण की दवाइयां, जब दर्द होता है तो उसको दूर करने वाली जो दवाइयां हम खाते हैं उसको एनाल्जेसिक दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक दवा, एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाइयां, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सबसे मीठी शर्करा, सबसे अधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ऑप्शन बी। अब लास्ट सवाल हमारा हो गया ये कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी है बच्चों, ऑप्शन सी। तो आज का ये 50 क्वेश्चन आंसर आप सबको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ऐसे लगातार सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। आपका अपना प्यारा सा परिवार हमेशा स्नेह बनाए रखे। थैंक यू सो मच बच्चों, हमें सुनने के लिए, समझने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बेहतर करिए, ईश्वर से विनती करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आपका रिजल्ट बेहतर हो, आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपने परिवार के साथ मस्त रहे, अपनी मंजिल के लिए लगातार आगे बढ़ते रहिए। लाखों कोशिश की जाएंगी आपको आपके मंजिल से भटकाने के लिए, पर भटकने का नहीं, लगातार अपने रास्ते पे चलते रहना है। आपके अंधेरी रास्ते एक दिन चमकने लगेंगे बच्चों, टेंशन मत लेना। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थितियों से संघर्ष करना सीखो, मेहनत करना सीखो। एक ना एक दिन जरूर आपकी परिस्थिति बदलेगी और आप अच्छे करेंगे, बेहतर करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन कैसा रहा, क्योंकि कमेंट से ही मतलब मोटिवेशन मिलती है हमें, और फिर हम लगातार आप सबके लिए काम करते रहते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। बने रहिएगा हमारे साथ, अगले वीडियोस का इंतजार करिए, बहुत जल्द अगला वीडियो भी आ जाएगा। बाय एवरीवन, लव यू।